Hello everyone, welcome to Sanghas UPSC. In this video, we will discuss about the 100% tariff impact which USA has just imposed on Indian branded pharmaceutical industry. We will discuss the economic and the geopolitical fallout and explore the tariff impact on the India's pharma sector, global health and the what India's policy responses could be. ऐसा नहीं है कि यूएसए ने पहली बार इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ लगाई है। इसके पहले भी यूएसए ने इंडिया को वेरियस गुड्स के इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाई थी, मोर देन 50% की टैरिफ लगाई थी। अगर हम ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट माने तो उसका इंडिया के रियल जीडीपी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ पोटेंशियली 0.3 पॉइंट का ड्रैग देख सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर लगे गए टैरिफ से रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके लिए हम पहले जान लेते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड फार्मा सेक्टर में क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ग्लोबली 11th रैंक करती है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में एंड इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम है। इंडिया इंडिया जो है ग्लोबली फार्मा इंडस्ट्री में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम एंड apart from this India is holding a significantly 3% share of the global market, 3% of global market। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया ने फिस्कल ईयर 24-2025 में लगभग 30.5 यूएस बिलियन डॉलर का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया था, जिसका लगभग 1/3 विच इज अराउंड 33% सिर्फ यूएसए को एक्सपोर्ट किया गया है। मतलब कि यूएसए इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है जहां इंडिया अपने फार्मा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, जो कि रफली 10 to 10.5 बिलियन डॉलर का था। इंडिया वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन एंड पेटेंटेड ड्रग्स को भी सप्लाई करती है। एंड अच्छी बात थोड़ी सी ये है कि यूएसए ने जो 100% टैरिफ अनाउंस किया है वो स्पेसिफिक ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर किया गया है। तो हो सकता है कि इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है, जिसके लिए इंडिया बेसिकली जाना जाता है कि इंडिया जेनरिक मेडिसिन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर है, तो वो डायरेक्टली क्योंकि मेंशन नहीं है तो वो इस एम्बिट में ना आए। लेकिन ये जो टैरिफ है वो एक मेजर ट्रेड पॉलिसी के शिफ्ट की तरफ सिग्नल कर रही है। तो इसका जो पोटेंशियल इफेक्ट है वो प्राइसिंग, सप्लाई चेन एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे भी पड़ेगा। उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। थोड़ा सा आपको ब्रीफली और बता दें, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया लगभग 1/3 फार्मा एक्सपोर्ट यूएस को करता है। मतलब कि यूएस जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। तो जो इम्पैक्ट होने वाला है टैरिफ का, उसका यूएस पे भी कोई कम इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लें 100% टैरिफ इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर यूएस में कोई मेडिसिन 100 रुपीज़ की है या फिर $100 की है, तो वो 100% टैरिफ इम्पोज के बाद लगभग $200 की हो जाएगी। तो जो टैरिफ इम्पैक्ट है उसका यूएस के लोगों पर ही बेसिकली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड इसके अलावे जो भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रिवेन्यू सबसे ज़्यादा यूएस से है, जैसे कि हमारे यहाँ 3 कंपनियाँ हैं जिनका रिवेन्यू लगभग 30% से ज़्यादा यूएस पे है, जिसमें एक है डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड ऑरबिंदो। इन तीनों कंपनीज का जो प्रॉफिट शेयर है वो लगभग 30% यूएसए से आता है। तो इन तीनों कंपनीज पे इस टैरिफ का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इससे जो इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट मॉडल की जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो रिवील हो जाएंगी। अब देखते हैं कि इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट में कैसे क्या सीन रहा है। तो फिस्कल ईयर 2023 एंड 2024 में इंडिया ने लगभग 27.5 बिलियन डॉलर का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया था, जो कि फिस्कल ईयर 2024 एंड 2025 में 9% बढ़ के मोर देन 30 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि जो इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो सप्लाई चेन एंड फर्म्स पे वो कैसे है। हम देखेंगे कि कैसे सडन टैरिफ जो है वो रेवेन्यू को डिसरप्ट करेगा, मार्जिन्स, इनोवेशन एंड सप्लाई नेटवर्क को भी इम्पैक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि जब भी ये टैरिफ जैसे लगता है तो इससे क्या होगी कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी। इसके वजह से कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कट कर सकती है, तो जिससे फ्यूचर इनोवेशन भी रिस्क में आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोले तो। कॉस्ट प्रेशर का जो मार्जिन है, जो मतलब मार्जिन्स पे कॉस्ट प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके वजह से जो शॉक जनरेट होगा वो शॉक इंडिया की जॉब्स में भी दिखेगा। मतलब कि जॉब कट भी होने के चांसेस हैं। जैसे कि इंडिया का
फार्मास्यूटिकल हब के रूप में जाना जाता है हैदराबाद, तो हैदराबाद में जॉब कट होने के भी चांसेज हैं। सप्लाई चेन स्ट्रेस फेस कर सकता है। एपीआई एंड द केमिकल सप्लायर जो है वो किसी और जगह रिलोकेट हो सकते हैं। एंड इसमें हम आपको एक और चीज़ बता दें कि यूएसए ने जिस क्लॉज का यूज किया है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट का, जिसमें उसने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है, उसमें एक रिलैक्सेशन है। अगर कोई कंपनी यूएस बेस्ड है, मतलब वो अपना प्रोडक्शन अगर यूएस में करती है, तो उसे इस टैरिफ से रिलैक्सेशन है। तो हो सकता है कि इंडिया की कुछ कंपनीज है वो इस ट्रेड से बचने के लिए अपनी जो कंपनी का लोकेशन है वो यूएस बेस्ड हो जाए, वो यूएस अपना कंपनी शिफ्ट कर ले। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो रहा है रिसेंटली, उसमें भी कमी आ सकती है। रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए, जो भी ब्रांडेड ड्रग्स है स्पेशली उनके लिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है फार्मा सेक्टर के जब भी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, तो उस एक्सपोर्ट डिक्लाइन का माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो हम इंडिया पे इफेक्ट देखते हैं कि इंडिया पे क्या क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में चूंकि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ गया है, तो इंडिया की ट्रेड बैलेंस वीक हो सकती है। इंडिया ट्रेड बैलेंस कुड बी वीकेन। इसके अलावा चूंकि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो उसके कम हो जाने की वजह से जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि ईस्ट एशियन फोरम ने है उसने भी रिपोर्ट किया है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 0.3 पॉइंट का फिस्कल ड्रैग देख सकती है, अकॉर्डिंग टू ईस्ट एशिया फोरम। एंड इसके अलावा जो कि फार्मा हब से इंडिया में हैदराबाद मुंबई, वो जॉब लॉसेस फेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिसरप्ट हो सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। ये बेसिकली फार्मा सेक्टर के डिक्लाइन, एक्सपोर्ट के डिक्लाइन होने का माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे है। बट ऐसा नहीं है कि इसका यूएस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका यूएस पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूएस के कंज्यूमर्स ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट झेलने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि $100 की मेडिसिन $200 की हो सकती है। तो वहाँ पे जो भी ड्रग्स की प्राइसेस हैं वो अचानक से काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, जो कि अफोर्डेबल पहले हुआ करती थी। तो इसके वजह से वहाँ पे हायर हेल्थ केयर कॉस्ट हो सकता है। अमेरिकन कंज्यूमर्स को हेल्थ केयर कॉस्ट हायर फेस करना पड़ सकता है, जिसके कारण वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है ट्रेड टॉक्स एंड पॉलिसीज को लेके। एंड इसके अलावा मार्केट एंड इन्वेस्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन्वेस्टर के जो सेंटीमेंट है वो एक्सपोर्ट डिक्लाइन के कारण घट सकते हैं। इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली शेयर मार्केट पे भी दिखेगा, जिसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा भी था कि जैसे ही यूएसए से अनाउंस हुआ कि 100% टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, लगभग इंडिया की मेजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टॉक नीचे गिर गए थे। तो वही यहाँ पे भी एक इक्विटी मार्केट वोलेटिलिटी देख सकती है, फार्मा सेक्टर अंदर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि लाइक ये जो 100% टैरिफ है ये कैसे इंडिया और यूएस के रिलेशन को शेप कर सकता है। डब्ल्यूटीओ में जो डिस्प्यूट्स जाते हैं क्या वैसा कुछ होगा, ग्लोबल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल ट्रस्ट का इरोजन हो सकता है। जैसे कि रिसेंटली ट्रम्प जो इंडिया पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, तो हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। रिसेंटली इंडिया ने इसके अगेंस्ट एक तरह से बोले तो दिखाया भी। इंडिया ने रिसेंटली रसिया के एक बायलैटरल वॉर प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करके दिखाया कि हम अपनी जो विल है उसको ऑटोनोमस रख सकते हैं। तो इंडिया ने एक तरह से वहाँ पे एक तरह से अपोज करके दिखाया इस टैरिफ के रिगार्डिंग। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट पे दिक्कत आ सकती है, टैरिफ शॉक एक्सेलरेट हो सकता है, नियर शोरिंग ट्रेंड्स आ सकते हैं। इंडिया लॉन्ग टर्म फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का जो प्रोस्पेक्ट है वो चेंज कर सकता है। हाँ, लेकिन इंडिया ट्रेड रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि ट्रेड रिटेलिएशन करने से लॉन्ग टर्म में यूएस इंडिया के रिलेशन खराब हो सकते हैं, और यूएस इंडिया के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी रिजीम चेंज होती है तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। तो मे भी जब यूएस की रिजीम चेंज हो तो उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के फेवर में फिर से आ सकती है। तो वहाँ पे हम ट्रेड टॉक्स वगैरह कर सकते हैं, एंड हम डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया काफ़ी डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहा है यूएसए के साथ इन ट्रेड को लेके, ट्रेड जो भी टैरिफ वॉर हो रहा है उसके रिगार्डिंग। इंडिया इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में भी ले जा सकता है, लेकिन यूएसए के पास एक एस्केप क्लॉज है जिसका वो काफ़ी यूज कर रहा है आजकल।
जैसे वो अपने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का यूज कर रहा है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है। तो इंडिया के डब्ल्यूटीओ जाने का बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं सकता, बट उससे हाँ एक डिस्प्यूट का रिस्क बढ़ जाएगा। ग्लोबल हेल्थ की जो डिप्लोमेसी है वो इम्पैक्ट होगी। अब इससे क्या है कि जो भी प्राइसेस हैं, इंडियन फैक्ट्रीज को जो लॉस हो सकता है वहाँ पे, जो भी उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगी, वो यूएसए को छोड़ के अदर कंट्रीज जो है, वहाँ वो जब अपनी ड्रग सप्लाई करेंगी तो वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो जिससे जो पुअर कंट्रीज हैं उनके भी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल जो भी ड्रग्स आते हैं उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक तरह से बोले तो जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनका हेल्थ जो है वो थ्रेटेंड हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स इंडिया की क्या हो सकती है, स्ट्रेटजिक लाइक इंडिया इसको कैसे बैलेंस कर सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के थ्रू इंडिया जो है वो टैरिफ एक्सेम्पशन के लिए बात कर सकता है, डिप्लोमेसी के थ्रू, एक्टिव डिप्लोमेसी के थ्रू ये ट्राई करेगा कि जो भी टैरिफ है वो बैलेंस किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, या फिर उससे रिगार्डिंग जो भी बातें की जाए, जो कि ट्रेड टॉक्स बेसिकली किया जाए। तो ट्रेड टॉक्स के थ्रू इंडिया अपने पॉलिसी वगैरह को ध्यान देगा। डब्ल्यूटीओ में लीगल चैलेंज कर सकता है, जिसका बेसिकली बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि यूएसए अपना एस्केप क्लॉज यूज कर रहा है। इंडिया जो है जो भी अफेक्टेड फॉर्म्स हैं उनको टेम्प्रोरी एड सपोर्ट कर सकता है। ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि आप उन फॉर्म्स के प्रॉफिट को बचाने के लिए थोड़ा सा एड सपोर्ट करो। उनके लिए जो भी क्रेडिट स्कीम ला सकते हो, एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, वो लाओ। उनके लिए थोड़े से ग्रांट्स ला दो, इंटरेस्ट सबवेंशन का कुछ करो। बेसिकली मतलब इनको सपोर्ट करो, इनके इनोवेशन वगैरह में सपोर्ट करो, इनको थोड़ा सा टैक्स रिलैक्सेशन दे दो, क्योंकि वरना ये फिर यूएस मूव करने लगेंगे, जिससे कारण इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया के पास एक और ऑप्शन है कि वो मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, लाइक रेदर देन यूएसए वो किसी और मार्केट की तरफ जाए, सस्टेनेबल जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सके। तो और मार्केट को इंडिया तलाश कर सकता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स में देखे तो। फिर इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या हो सकती है अपने जो फार्मास्यूटिकल कंडीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकता है, ग्लोबल ब्रांडिंग बना सकता है। जैसे इंडिया जेनरिक मेडिसिन में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। तो इंडिया उसके साथ साथ जो भी ग्लोबल ब्रांड है उन पर रिलायंस कम होके अपनी जो जेनरिक मेडिसिन है उसके ऊपर काम कर सकता है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है अदर कंट्रीज में। ट्रेड अलायंस सेट कर सकता है, जैसे ईयू हो गई, एशियन हो गया, अफ्रीकन नेशन हो गया, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हो गई, इनके साथ ये अपना ट्रेड बेहतर कर सकता है। तो ये जो है ये इंडिया के ग्रोथ को एवेन्यू कर सकते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस को बिल्ड कर सकता है, जैसे जो भी डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन है उनको बफर कर सकता है, एपीआई को सेल्फ रिलायंस करने के लिए, जो कि फ्यूचर फ्यूचर शॉक हो सकते हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, इसके लिए वो एपीआई को सेल्फ रिलायंस बनाने की तरफ जा सकता है। और जो भी टारगेटेड इंडस्ट्री है उनके लिए कुछ पॉलिसी ला सकता है। फार्मास्यूटिकल सुपर पावर अगर इंडिया को बनना है तो इंडिया को फॉरवर्ड होकर सोचना पड़ेगा, लाइक अपार्ट फ्रॉम यूएसए जो कि 30% इंडिया का मार्केट अब पकड़ के बैठा है, मतलब इंडिया का मेजर जो एक्सपोर्ट है वो 30% यूएसए में है। तो जो अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं उसके लिए इंडिया ट्राई कर सकता है कि हम वहां पे अपना एक्सपोर्ट्स ग्रो करें। तो दिस इज हाउ इंडिया कैन डील विद दिस 100% tariff impact. Hopefully you guys like this video and like, share, subscribe.